मजदूर माँ और स्वार्थी सास। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें ललिता नाम की एक लालची औरत रहती थी। उसका बेटा रवि जो एक कंपनी में मैनेजर था। ललिता को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका बेटा मैनेजर है। वो अपनी सहेलियों के सामने हमेशा बड़ी बड़ी हाँकती थी। एक दिन वो किटी पार्टी में, ललिता तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बनारसी साड़ी है, मेरे बेटे की पगार बढ़ी है तो उसी ने दिलाई है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी इसके बेटे की शादी नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी ना तब देखते हैं बेटा कितने तोहफे दिलाता है। आजकल की लड़कियां पढ़ने लिखने लगी हैं तो इनके भाव बढ़ने लगे हैं। गिफ्ट दो, घुमाने ले जाओ, वैलेंटाइन डे मनाओ। इससे अच्छा पहले का जमाना था जब ये सब नहीं होता था। आजकल तो लड़की के मायके वाले भी सीना चौड़ा करके रहते हैं। पहले कैसे दबते थे, पर जब से आजकल की लड़कियां नौकरी करने लगी हैं तब से तो। मैं तो किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना कर लाऊंगी जो कम पढ़ी लिखी हो। जब हम बहू बने थे तब सास के अत्याचार सहे, बहू आए तो उसके नखरे उठाओ ना बाबा। बात तो सही कह रही हो बहन, मैं भी ऐसा ही करूंगी। पंडित जी को बोलूंगी ऐसा करने को। बहुत कोशिशों के बाद ललिता को उसके मन के मुताबिक लड़की मिल जाती है। उसका नाम आस्था था। आस्था गरीब घर से थी। वो 10वीं पास थी। उसकी उम्र भी 21 साल थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाई। रवि अपनी माँ के दबाव में आस्था से शादी कर लेता है क्योंकि रवि को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। पर धीरे धीरे आस्था घर संभाल लेती है और वक्त के साथ रवि भी उसे प्यार करने लगता है और वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। बड़ा बेटा छोटू जिसकी उम्र 9 साल और बेटी पीकू जिसकी उम्र 7 साल रहती है। एक दिन रवि अपने ऑफिस से लौट कर आता है और बच्चों को होमवर्क कराते हुए कहता है, आस्था तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करती? आजकल सरकार क्या क्या कर रही है लोगों को शिक्षित करने के लिए। मैं? इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, सोचना जरूर, समय निकालना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। रवि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहू की पढ़ाई की चिंता मत करो। आस्था रवि की बातों को हल्के में लेती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। ललिता भी घर के सारे काम आस्था से कराती, सासगिरी करती। आस्था सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती। वो तो अपने बारे में सोचना भूल ही गई थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब होनी थी। एक एक्सीडेंट में रवि की मौत हो जाती है। आस्था के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कंपनी से जो पैसा मिलता है वो ललिता अपने पास रख लेती है। थोड़े दिनों बाद बच्चे स्कूल से आते हैं। आस्था सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रही थी। माँ, अगर स्कूल में फीस नहीं दी तो टीचर हमें स्कूल से निकाल देगी। माँ जी, बच्चों की फीस देनी है स्कूल में, नहीं तो इनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। हाँ तो बंद कर दो पढ़ाई। एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से पैसे मांग रही है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरा बेटा नहीं है तो तुम लोगों का भी इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ। ललिता आस्था और उसके बच्चों को घर से निकाल देती है। आस्था अपनी माँ के घर आ जाती है और झोपड़ी में रहने लग जाती है। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होता है। आस्था के पिता भी नहीं रहे थे और उसकी माँ मजदूरी कर रही थी। अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। वो भी ज्यादा नहीं कर सकती थी। तभी एक दिन उसकी माँ ने आस्था से कहा, बेटी, इन बच्चों को हम कैसे पालेंगे अब? मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। मैं जितना कमाती हूँ उससे तो हम 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे। तुम्हारी सास को अपने पोते पोती से कोई मतलब ही नहीं है। माँ, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं तो मर भी नहीं सकती। मेरे पास पहनने के लिए बस एक ही कपड़ा है।
मैं रोज रोज एक ही कपड़ा कैसे पहनूंगी? माँ, हम कब स्कूल जाएंगे? कब हम पेट भर खा पाएंगे? हमारी भूख मिटाने के लिए आप भूखी रहती हो माँ, हमसे ये सब देखा नहीं जाता। मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। हे भगवान, तुझे हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इनकी जगह तूने मुझे मार दिया होता। बेटा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू कंपनी के मालिक से जाकर मिल ले, हो सकता है कुछ काम मिल जाए तुझे। रवि के बारे में सुनकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो हम आपको नौकरी दे देते, पर आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। कंपनी से जो पैसे बनते थे वो रवि की मां ने ले लिए। आपको नौकरी करने का अनुभव नहीं है, हम क्या काम दें आपको? मैं कोई भी काम कर लूंगी साहब, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आस्था की हालत देखकर कंपनी के मालिक को दया आ जाती है। वो उसे मजदूर की नौकरी दे देता है, जैसे सामान उठाने और रखने का काम। आस्था के पास भी ये काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजदूरी का काम करने लगती है। नीचे से सामान ऊपर पहुंचाना, ऊपर का सामान नीचे लाना। उस काम की तनख्वाह भी उसे बहुत कम मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। बेटा तू क्यों स्कूल में इनका दाखिला करा रही है? भगवान की दया है कि हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है। अगर तू इन्हें स्कूल भेजेगी तो कैसे इनका खर्चा पूरा कर पाएगी? माँ, गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। जब मेरे पति हमेशा मुझे पढ़ाई पूरी करने को बोलते तो मैं उनकी बातें हल्के में ले लेती थी, पर आज मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैंने उनकी बात मान ली होती तो हमारी ये नौबत नहीं आती। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि उनका बेटा नहीं रहा। उन्हें तो मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ताकि उन्हें मेरे बच्चों की परवरिश ना करनी पड़े। मैं खुद भी पढ़ूंगी और अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। इस तरह आस्था अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देती है। खुद भी प्रौढ़ शिक्षा से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। दिन में काम करती है, रात में प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में पढ़ाई करती है। आस्था बहुत मेहनत कर रही थी। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वो नौकरी के लिए आवेदन करती है। एक दिन उसकी झोपड़ी में कंपनी का मालिक आता है। आस्था, रवि ने कुछ तुम्हारे नाम से फिक्स डिपॉजिट जमा किए थे जो आज मैच्योर हो गई है। पहले मैं तुम्हारी सास के घर गया था, पर वहाँ तुम नहीं रहती। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पता चला। आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। आज तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। आज मैं तुम्हें मैनेजर की पद के लिए नौकरी ऑफर करता हूँ, क्या तुम करोगी? आपने मुझे इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। मालिक चला जाता है। इधर ललिता को एफडी के बारे में पता चलता है तो वो वकील से पेपर बनवाती है, उसे इंग्लिश में बनवाती है। कागजात बराबर बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बराबर है, अगर उसने पढ़ा तो। अरे वो अनपढ़ है, उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। ललिता वकील के साथ आस्था के घर जाती है तो देखती है आस्था अपने बच्चों के साथ सामान शिफ्ट कर रही थी। अरे बहू, ये सामान कहाँ जा रहा है? मैंने अपनी वसीयत इन बच्चों के नाम कर दी है, तू साइन कर दे यहाँ। माँ जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो अपने घर आ रही थी, इसलिए घर चलकर बात करते हैं। ललिता उसका व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। सभी घर आते हैं, फिर वहां इनमें हस्ताक्षर कर दो। माँ जी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने एफडी के पैसे आपको दे दिए? तू कुछ भी बोलती है, तुझे क्या अंग्रेजी पढ़नी आती है? आप ये पढ़कर बोल रही हैं या अपने मन से? मन से क्यों बोलूंगी, इसमें लिखा है तो बोल रही हूँ।
आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे नौकरी भी मिल गई है। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने सारे हक छोड़ दिए, पर अब मैं अपना और अपने बच्चों का अधिकार लेने आई हूँ। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, ये मेरा भी घर है। क्यों वकील साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? ललिता जी, आपकी बहू सही कह रही है। जितना हक आपका है संपत्ति में, उतना ही आस्था और उनके बच्चों का है। आप इन्हें बेदखल नहीं कर सकती। ये एफडी के पैसे मेरे नाम पर ही रहेंगे। माँ जी, आपको जो कंपनी ने पैसे दिए हैं, उनमें से आधे पैसे इन बच्चों के नाम कर दीजिए। दोनों बच्चों ने बहुत सहा है कम उम्र में, अब और नहीं। जरा सोचिए, आपके बर्ताव से आपके बेटे की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे माफ कर दो बहू, अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी। आज मेरी आंखें खुल गई है। ललिता का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपने पोते पोती और घर का ध्यान देने लगी। आस्था नौकरी के साथ बच्चों को पढ़ाती। सब खुशी खुशी रहने लगे। ललिता ने अपने साथ अपनी सहेलियों की सोच भी बदल दी और समाज में भी अच्छे कामों में योगदान देने लगी।